गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग देश में हुए कानून में परिवर्तन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, 1 जुलाई से भारत में नई कानून संहिता लागू हुई है। इसमें क्या था कि 1860 का जो आईपीसी कानून था उसमें बदलाव किया गया, वैसे सीआरपीसी कानून में भी बदलाव किया गया और वैसे ही एविडेंस एक्ट में भी बदलाव किया गया। ठीक है, यहाँ जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं करना है क्योंकि आप लोग जनरल स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजिंग किया गया है और मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसमें मेंस के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इस कानून में क्या अभी भी कोई कमी है या ऐसा है कि इस कानून में कुछ और भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ उस पर भी चर्चा करें क्योंकि सिविल सर्विसेज के मेंस वाले क्वेश्चन में ऐसा आता है, एनालिसिस टाइप से क्वेश्चन। तो चलिए पहले देखते हैं कि कानून में परिवर्तन क्या क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में 3 विधेयक बिल को पेश किया जो देश के 3 आपराधिक न्याय प्रणाली को संपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करता है। जैसे भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 जो आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित करेगा। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 जो सीआरपीसी 1998 को प्रतिस्थापित करेगा। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 जो साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करेगा। तो ये आप याद रखेंगे कि कौन किसको प्रतिस्थापित करेगा। ये जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएससी लेवल या रेलवे लेवल के एग्जाम में आता है। दूसरा, कब कब कौन कानून लागू हुआ था ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय दंड संहिता भारत की आपराधिक संहिता है जिसे 1833 चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में प्रथम विधि आयोग के अनुसरण से 1860 में तैयार किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, चार्टर एक्ट था उस वक्त का। ठीक, इसे 1973 में अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 1974 से प्रभावी हुआ। ठीक, दूसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है जिसमें मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान 1872 के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था। भारतीय न्यायालय में साक्ष्य की स्वीकार्यता और नियंत्रित करने वाले नियमों और संबद्ध मुद्दों को एक सेट शामिल है। इसमें है कि कुछ प्रूफ देना पड़ेगा कि आप गलत काम किए हैं तो उसका कुछ प्रूफ कोर्ट को देना पड़ता है। दूसरा है कि देखिएगा, पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि भारत का जो है आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है। लगभग 4.5 करोड़ केस अभी भी जो है वो पेंडिंग में पड़े हुए हमारे यहाँ, अगर आप सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर बता रहे हैं तो ये। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखता है कि 135 मिलियन लोगों में से देश में प्रति 10,000 पर केवल 21 न्यायाधीश हैं। ये एक फैक्टर है, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी जरूरी है। हाँ, ये एक न्यायिक सुधार का फर्स्ट स्टेप हो सकता है। इसके अलावा और भी सरकार को कुछ काम करने की ज़रूरत है। ठीक, क्योंकि ये 21 न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट में हो या जगह बहुत कम है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी जाके देखिएगा तो वहाँ पे आपको जो है जजेस की संख्या अधिक नहीं मिलेगी, जो एक संभावना है। ठीक है, उच्च न्याय में लगभग 400 रिक्तियाँ हैं, वहीं न्यायिक में लगभग 35% पद खाली है। ये भी एक मैटर है जहाँ पे देखने वाली बात है कि इतने कम में कैसे होगा, और हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जांच और अभियोजन की खराब गुणवत्ता, पूरी तरह से और अच्छे से जांच नहीं हो पाती है। ठीक, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, ये भी सत्य बात है। पुराने कानून और प्रक्रियाएं, ये भी सत्य है कि कानून 1860 का था और इसमें परिवर्तन की ज़रूरत थी। 150 साल 200 साल का अगर समय हो जाए तो कानून में अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो वो कानून जो है एक तरह से निष्प्रभावी माना जाता है, और वही हमारे यहाँ चल रहा था। तीसरी थी सार्वजनिक धारणा। हमारे यहाँ एक धारणा बन गया था कि पुलिस को भ्रष्ट, असक्षम, अनुत्तरदायी मानते थे और अक्सर उससे संपर्क करने की संकोच करते थे। ये भी एक फैक्टर अभी भी काम करता था। और ये सारे जो है प्रस्तावित, किसकी रिपोर्ट देख लीजिए, सेकेंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन सेकेंड का जो ये रिपोर्ट था कि पुलिस और पब्लिक के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। ठीक, और ऐसी बात नहीं है कि न्यायिक सुधार के लिए प्रयास नहीं किए गए थे। 1990 के आसपास जब भारत में जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता था, यानी कि सारे पॉलिटिशियन जो होते थे करप्ट होते थे, उस वक्त एक कमेटी बनी थी, वो था बोहरा कमेटी। इसने भी सिफारिश की थी कि खुफिया जानकारी एकत्रित करने और ऐसे तत्वों के खिलाफ उचित जानकारी करने और इस खतरे से प्रभावी निपटान के लिए एक संस्थान की आवश्यकता है। धीरे धीरे देखिएगा ढेर सारे नए नए संस्थान बने, ED बना, NIA बना, ये सब संस्थान बने, धीरे धीरे बनाए गए। फिर देखिएगा दूसरा था मलिमत समिति। इसमें जो रिपोर्ट था, यही रिपोर्ट को अभी वाले सुधार में लाया गया। देखिए क्या बोलता है कि सामाजिक कल्याण अपराध को कहलाते, उसमें जुर्माना लगाकर या सामुदायिक सेवा, और यही सामुदायिक सेवा को अभी इसमें ऐड किया गया है।
जिस पर भी लोग डिस्कस करेंगे। वैसे सामुदायिक सेवा में क्या होगा, जज को पूरा अधिकार दे दिया गया है कि आप किसी काम में अपराधी को लगा दीजिए। जैसे जो छोटा मोटा क्राइम अगर आप करते हैं और लगता है कि आपको भी गिल्टी महसूस हो रही है कि हाँ हमसे गलती हुई है, तो जेल की सज़ा होगी कुछ दिन के लिए। तो उस दिन के लिए जेलर में या कैदी का कपड़ा साफ करो, जेल का साफ सफाई झाड़ू पोछा करो, या जेल में जाकर के जो है पर्यावरण के लिए कुछ काम करो। ये छोटा मोटा जो होता है ऐसी सज़ा दी जा सकती है। कोई बहुत बड़े कानून में जब फांसी की सज़ा होता है वैसा इसमें नहीं दिया जाएगा। सामुदायिक सेवा का काम, कुछ सोशल वर्क कीजिए वहाँ जा करके। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कैदी को कुछ पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक। प्रतिकूल प्रणाली में एक मिश्रित प्रणाली में बदलना, जिसमें एक तार्किक और कुछ तथ्य शामिल हैं, जैसे न्यायाधीश को साक्ष्य एकत्रित करने और गवाहों की जांच को करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। आइए हमारे यहाँ भी नहीं होता है। हमारे यहाँ पे समस्या क्या होती है कि डीएसपी रैंक के नीचे के अधिकारी लोग जो होते हैं, जो पुराने हैं, वो लोग जो है कभी जांच करते हैं तो अच्छे से जांच नहीं कर पाते हैं। और 45 साल 50 साल की आयु पूरी होने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत लोगों के काम करने में जो है वो आलस दिखाते हैं। ये कहीं कहीं देखा जा गया है, ये भी होता है। इसलिए दोष सिद्धि के लिए आवश्यक साक्ष्य को मानक उचित संदेश से परे में घटक स्पष्ट और ठोस करना। किसी भी तरह का अगर आप सजा सुना रहे हैं तो उसमें स्पष्ट और ठोस साक्ष्य की जरूरत है, न कि संदेह वाला साक्ष्य नहीं चाहिए। साक्ष्य अगर आप मिटा भी रहे हैं तो उस पर भी यहाँ पे कानून बनाया गया है। ठीक है, यहाँ भी देखिए क्या लिखा है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना। यानी सीनियर ऑफिसर के सामने अगर आप कर रहे हैं तो उसको मान्य जाएगा। तीसरी एक समिति बनी थी, माधव मेनन समिति 2007 में। इसने जो है मानवाधिकार को ज़्यादा जोर दिया था कि ठीक है क्रिमिनल को आप सजा दे सकते हैं लेकिन उसके मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये इसमें किया गया। फिर एक जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना था 2006 में कि पुलिस सुधार बहुत जरूरी है। जब तक पुलिस सुधार नहीं होगा तब तक आप न्यायिक सुधार को अच्छे से लागू नहीं कर पाइएगा। इसलिए पुलिस सुधार और न्यायिक सुधार दोनों जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये दोनों करना जरूरी था। ठीक, अब बात करते हैं क्या हुआ। BNSS भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 1898 का CRPC की जगह नया लागू हो गया, उसका नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, BNS भारतीय न्याय संहिता 1860 का जो था हमारे पास न्याय संहिता वो 2023 में लागू हुआ। तीसरा हमारे पास है BSA 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लागू होगी। ठीक है, कितने कानून थे देख लीजिए। IPC में 511 धाराएं हैं, अब इसमें जो है 358 धारा है, 21 नए धाराओं को अपराध को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, CRPC में उस वक्त 484 धारा था, अब इसमें 531 धारा हो गया है। ठीक, नए कानून में 171 धाराएं को बदल दिया गया और नई धाराओं को ऐड किया गया। ये सब आप याद रखेंगे। एक्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट में 166 धाराएं थी, अब इसमें 170 कर दिया गया है। क्योंकि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं तो डिजिटल साक्ष्य को भी एक जो है प्रूफ माना जाएगा, तो ये भी रखा गया। ठीक, भारतीय न्याय संहिता में ठीक इसमें क्या चेंज किया गया, यहाँ पे देखिए चेंज लिखा है। यह विधेयक आतंकवाद, अलगाववाद, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराध को परिभाषित करता है, जिसका पूर्व में कानून में विभिन्न प्रावधानों को उल्लेख किया जाता था। यानी कि अब अगर आप देश के खिलाफ कोई नारा लगाते हैं, भारत माता मुर्दाबाद, इसको भी एक क्राइम माना जाएगा। पहले ऐसा कोई कानून नहीं था, अब इसमें बनाया गया। राजद्रोह के था, देशद्रोह पे नहीं था, देशद्रोह भी होना जरूरी था। दूसरा देखिएगा, यह राजद्रोह के अपराध को रोकने केंद्रित है, जिसकी औपनिवेशिक विरासत के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई है और स्वतंत्र भाषण और सहमति पर अंकुश लगाता है। तीसरा, मॉब लिंचिंग को लेकर के हमारे यहाँ कोई कानून था, भीड़ के द्वारा जो मार दिया जाता था उसके लिए कोई कानून था। मॉब लिंचिंग के लिए अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान करता है, जो हाल के वर्षों में खतरा भी है, ये भी दिया गया। यानी उसमें से कुछ लोगों को अगर पकड़ लिया गया हो सकता है कि उसको मृत्युदंड मिल जाए। इसमें विवाह के झूठे वादे, महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए 10 वर्षों की कैद का प्रावधान है, जो धोखे और शोषण का एक है। यानी कि महिलाओं के साथ अगर धोखेबाजी से विवाह करते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, तो 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। क्लियर है। सामुदायिक सेवा के परिचय देता है, जो अपराधों को सुधारने और जेल में भीड़ भाड़ को कम करने में मदद करेगा। ये भी सही बात है, जेल में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। ठीक, इसमें एक चीज़ जो इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस विधेयक में चार्जशीट में दाखिल किए गए अधिनियम को 180 दिन की सीमा दी गई। यानी क्या, आपकी क्या अगर FIR किया हुआ है तो आपकी किया हुआ FIR को 90 दिन के अंदर उसको कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। यानी पुलिस डिपार्टमेंट को आप 180 दिन के अंदर यानी 90 दिन के अंदर उसका कुछ न कुछ एविडेंस, कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा।
इतना ही नहीं है, इस विधेयक में कहा गया है कि पुलिस को शिकायत की स्थिति के विषय में 90 दिनों की सूचित करना होगा, जिसकी जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है। यानी अगर आपको ले लिया गया है तो हमारे पास जो है 90 दिन के अंदर 3 महीने के अंदर जो है आपको कुछ न कुछ सूचना देनी पड़ेगी कि हमारा केस कहाँ तक फॉरवर्ड हुआ है, और 180 दिन के अंदर जो है सीमा से कि कुछ न कुछ उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। केस जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक चले जाता था वो अब नहीं जा सकता है। इसमें 6 महीने चले जाते थे और इसमें 3 महीने, यहाँ लिमिट बांध दिया गया है। तो ये एक जरूरी है कि एक समय सीमा के आधार पर और एक समय सीमा पर किसी न किसी केस का फैसला एक शिखर तक पहुंचेगा। वैसे ही दूसरा देखिए क्या लिखता है, नाबालिग पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाना रेप होगा, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, नाबालिग के साथ पत्नी की उम्र अगर 18 साल से अधिक हो तो उसको नाबालिग नहीं माना जाएगा। ठीक, पहले आईपीसी में जो था ये 15 साल था, अब इसको चेंज किया गया। दूसरा देखिएगा फिर क्या गया है, बच्चे के किडनैपिंग के मामले में पहले नहीं था कानून, अब है 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अभी पहले नहीं था, अब इसमें बनाया गया। फिर क्या गया है, बच्चे की खरीद फरोख्त के लिए 10 साल की कैद की सजा की गई। बच्चा अडॉप्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन वो भी तौर तरीके के साथ। अगर आप बच्चे अडॉप्ट करते हैं लोकल पुलिस को आप इन्फॉर्म करेंगे कि हमने बच्चे को अडॉप्ट किया है, वो भी एक रिटर्न एप्लीकेशन के साथ कि हमारे ये हम इस अभिभावक के तौर पर हम इस बच्चे का पालन और पोषण करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ भारतीय न्याय संहिता जो 18 साल से कम उम्र के वैश्यावृत्ति के लिए खरीद फरोख्त के मामले में जो है कानून बनाया था। उस वक्त क्या था, अब इसमें देखिए कम से कम 7 साल का और अधिकतम 15 साल के सजा का प्रावधान किया गया है नए कानून में। ठीक है, ये पहले कितना था 361 और अब हमारे पास कितना हो गया धारा 98 और 99। पहले कितना साल का सजा था 10 साल का, अब एक लिमिट बांधा गया 7 से लेकर 14 साल के बीच का। दूसरा फिर है नाबालिग से गैंगरेप पर फांसी की सजा होगी, ये पहले कानून में था, अब हमारे पास है कहीं कहीं पे नाबालिग के साथ गैंगरेप या गैंगरेप की कोशिश करने पर भारतीय न्याय संहिता के धारा 70(2) के तहत अपराध में शामिल हर व्यक्ति को फांसी के साथ माना जाएगा। जैसे निर्भया का मामला हुआ था उसमें, अब उसमें सबको देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या उम्र कैद भी है, कितना है 20 साल की उम्र कैद हो सकती है, एक प्रावधान है। कुछ जगह पे कानून को बहुत स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी ये जो है बीमारी रुक सकती है। हमारे यहाँ जो अपराध एक ऐसी बीमारी के रूप में बनी हुई है, इसको रोकने के लिए आपको कहीं ना कहीं कड़े कानून चाहिए। कड़े कानून नहीं होने की वजह से जो कुछ लोग कानून से नहीं डरते हैं। इस बार सरकार ने जो कानून बनाया वो सही बनाया। अब बोलेगा सर क्या 1860 का कानून गलत था? नहीं, कानून वो भी ठीक था, लेकिन वो अपने समय के हिसाब से सही था। समय में परिवर्तन होने के बाद सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तन अगर आप चाहते हैं तो आपको कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाना ना वो अपराध होगा। पहले ऐसा कोई कानून नहीं था, स्पष्ट नहीं था, अब उसको स्पष्ट किया गया। क्या लिखा हुआ है? धारा 69 के मुताबिक किसी भी महिला से शादी का झूठा वादा करके या उसे नौकरी और प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाने पर रेप न हो फिर भी 10 साल के जेल और जुर्माने का प्रावधान है। ये थोड़ा सा महिलाओं के संबंध में कड़ा कानून है। ठीक, यहाँ एक चीज़ और लिखा हुआ है, इसमें पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। ये थोड़ा एक हार्ड कानून है। अब देखिए क्या क्या चेंजिंग हुआ। शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाना अपराध हुआ, मॉब लिंचिंग का कानून बना, और ऑर्गेनाइज्ड कानून जिसको बोलते हैं, जैसे चोरी, डकैती, कब्जा हुआ, तस्करी हुआ, साइबर क्राइम, इसको भी अपराध को माना गया। दूसरा, आतंकवाद को क्या किया जाए, किस तरह का क्राइम में कुछ क्लियर नहीं था, हमारे यहाँ अब इसको क्लियर कर दिया गया। आतंकवाद क्रिमिनल केसेस में शामिल किया गया, स्पष्ट था। अब देखिए क्या क्या चेंजिंग हुआ है। पहला था मर्डर जो था वो 302 में था, अब वो 101 में आ गया। धोखाधड़ी जो 420 में था, अब वो 318 आ गया। धोखाधड़ी वाला क्वेश्चन किसी जनरल स्टडीज के एग्जाम में पूछा जाता है। 420 की जो धारा थी वो धोखाधड़ी से थी, अब वो किस कानून में चली गई है? 318 में। रेप का जो मामला था 375 था, अब वो 63 में आ गया। गैंग रेप 376D में था, अब वो 70 में आ गया है। ठीक, और वैसे ही एक देखिएगा दहेज के लिए हत्या, वो हमारा 304 में था, अब वो 80 में आ गया। तो इस सेक्शन को थोड़ा सा आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। पीछा करने का जो मामला था वो 354D में था, अब वो 78 में आ गया है। ठीक है। किडनैपिंग 559 में था, अब वो 137 में आ गया। ये पूरा आप देख लेंगे। एक और जो इम्पोर्टेंट था मानहानि, जो 499 में था, अब वो 356 में आ गया। ठीक है। ये पूरा PDF आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा और इसको थोड़ा देख लें क्योंकि SSC लेवल का एग्जाम हो, सेंट्रल SSC हो या स्टेट SSC या सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स वाले एग्जाम या स्टेट PCS में ये पूछे जाते हैं। ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या किया गया? देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भी चेंजिंग किया गया। देखिएगा, परीक्षणों, अपीलों, गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है। यानी क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अगर FIR किया हुआ है, अब वो एक एविडेंस है, पहले इसका कोई साक्ष्य नहीं था।
मतलब रफ एंड टफ कानून से काम चल रहा था, अब रफ एंड टफ कानून से काम नहीं चले, अब सटीक कानून बन गया। यह विधेयक यौन हिंसा के व्यक्तियों के वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बताता है, जो सबूतों को संरक्षित करने और बलपूर्वक और हेरफेर को रोकने में मदद करता है। कभी कभी क्या होता था, केसेस को रोकने के लिए भी काम किए जाते थे, गवाह को बदलने के लिए काम किए जाते हैं। आप कभी कभी पिक्चर में देखते होंगे जहाँ गवाह बदल दिए जाते थे। अब इसमें करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आपके पास रिकॉर्ड में बहुत कुछ है तो हो सकता है, और रिकॉर्ड में अगर है तो आपको चाहिए व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी अगर आपका रिकॉर्ड में रखा हुआ है तो भी जांच हो जाएगा। इस विधेयक में आवश्यक है कि पुलिस 7 वर्ष और उससे अधिक की सजा के मामले में वापस लेने से पहले पीड़ित से परामर्श करें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय का समझौता और उसे अस्वीकार नहीं किया गया। जैसे कभी कभी होता है क्राइम तो किया जाता है, सजा भी हो जाती है, लेकिन घर के आसपास के मामले होने की वजह से कुछ लोग चाहते हैं कि केस वापस ले लिया जाए। ऐसे में पुलिस अगर चाहे तो इस मामले को साफ कर सकता है और रोक सकता है। और ये एक अच्छा प्रावधान है कि घर के अगल बगल में रह के जब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं, तो वो लोग रियलाइज भी कर लेते हैं, तो उस केसेस में क्या है कि आपसी समझौता कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं था हमारे यहाँ, और अब हमारे यहाँ ये प्रावधान बना है। ठीक है, CRPC की धारा 41A में धारा 35 में पुनः स्थापित किया गया। देखिए क्या कहते हैं, पुनः क्रमांकित किया जाएगा। इस परिवर्तन में एक अतिरिक्त सूचना शामिल है, जिसमें कहा गया है कम से कम पुलिस उपाधीक्षक रैंक के किसी अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, खासकर 3 वर्ष से कम सजा के दंडनीय अपराध में या 60 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति में। यानी क्या, कोई भी क्राइम है जिसमें कम से कम 3 साल का सजा हो तो DSP रैंक का अधिकारी का अप्रूवल होना अनिवार्य है। और दूसरा, अगर कोई क्रिमिनल 60 साल से अधिक आयु का है तो उस केसेस में भी DSP का जो परमिशन है वो आवश्यक है। इसके पहले जो है SHO जो है इसका डिसीजन ले सकता था, स्टेशन हेड ऑफिसर। फरार अपराधी के संबंध में न्यायालय ने उसको अनुपस्थिति का मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की अनुमति देता है। यानी भगोड़ा को न्याय से बचने से, जैसे हमारे यहाँ ढेर सारे ऐसे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन जो भगोड़े बन के बैठे हुए हैं, इन भगोड़े लोगों जो है उसके ऊपर जो है अब अगर कानून बना हुआ है तो उसके ऊपर जो अभी से सुनाया जा सकता है कि इसको जब पकड़ा जाएगा तो इतने साल की सजा होगी। अभी क्या कानून था पहले वाले में, लाया जाएगा, एविडेंस प्रूफ किया जाएगा तब दिया जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे आएंगे तो फैसला सुना सकते हैं। ठीक है, दूसरा, यह मजिस्ट्रेटों को ईमेल, SMS, व्हाट्सएप संदेश आदि को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देता है, जिससे साक्ष्य संग्रह और सत्यापन की सुविधा मिल सकती है। बिल्कुल सही था, ढेर सारे क्राइम आज के समय में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से होते हैं, और इस माध्यम से जो होते हैं इसका कोई कानून नहीं था, यही कारण है कि सब बच जाते थे। अब कानून बना है तो धीरे धीरे इसमें होगा। और देखिए क्या लिखा हुआ है, मृत्युदंड के मामले में दया याचिका राज्यपाल के पास 30 दिन के अंदर, इसको याद रखिएगा, ये SSC के एग्जाम का और सिविल सर्विसेज क्वेश्चन में है, और राष्ट्रपति के पास 60 दिन के अंतर्गत दाखिल की जानी चाहिए, यह स्पष्ट कर दिया गया है। और एक, राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जाएगी। यानी राष्ट्रपति ने जो अगर आपको मृत्युदंड दे दिया और डेथ पे साइन कर दिया तो वो साइन हो गया, और अगर राष्ट्रपति ने आपको माफ़ कर दिया मृत्युदंड तो फिर वो माफ़ हो गया, फिर वो सज़ा नहीं हो सकती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी आपको कुछ नहीं कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट भी बचा नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट उसमें अड़ंगा भी नहीं लगा सकता है। क्या क्या किया गया देख लेते हैं एक बार फिर से। मीडिया यौन अपराध की रिपोर्टिंग में रखे सावधानी। मीडिया के लिए भी जरूरी था। हमारे यहाँ मीडिया जो है उसका एक अलग जो है वो मतलब नकारात्मक प्रभाव माना जाता है बहुत जगह पे। क्या किया गया देखिएगा कि किसी महिला का अगर रेप हो जाता है तो उसकी बदनामी हो जाती है और उसकी सोसाइटी में बदनामी हो जाती है। सेक्शन 72 के अनुसार अदालत की परमिशन के बिना यौन अपराध से जुड़े कोर्ट के कार्रवाई को पब्लिक करना एक अपराध होगा। यानी क्या कि कोई भी यौन अपराध का मामला है तो उसको आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो इससे क्या होगा कि जिस महिला के साथ ऐसा घटना घट रही है उसके जो है मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, उसका जो रेपुटेशन खराब हो जाता है सोसाइटी में वो नहीं खराब होगा। बलात्कार पति द्वारा अलग रही पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना, किसी व्यक्ति को धोखा देकर संबंध बनाने जैसे मामले में कोर्ट के परमिशन की कार्रवाई को पब्लिक करने पर 2 साल की सजा होगी। यानी जब तक कि इस सब मामला में पूरा जो है कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है तब तक आप इस सबको सार्वजनिक नहीं कर सकते। अब आइए साक्ष्य विधेयक में। साक्ष्य का मतलब एविडेंस, जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो वहाँ पे जो है आपको कुछ न कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रूफ के हो नहीं सकता है। भगवान का न्याय नहीं है, न्यायाधीश का न्याय है, इसमें गलतियाँ हो सकती है। तो इसी गलतियों से बचने के लिए जो है कुछ एविडेंस लाए जाते हैं। क्या क्या इसमें दिया गया है कि यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकारता के लिए विशेष मापदंड निर्धारित करता है, प्रामाणिकता, अखंडता, विश्वसनीयता, जिससे डिजिटल डेटा के दुरुपयोग और छेड़छाड़ को रोका जा सके।
ठीक। फिर एक बात है, डीएनए साक्ष्य जैसे सहमति, अभिरक्षा श्रृंखला आदि की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान है। बिल्कुल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही मामला इसमें ऐड कर दिया गया है। बहुत गंभीर मामला अगर होगा तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉरेंसिक जांच किया जा सकता है। ठीक। दूसरा एक और है, यह विशेषज्ञ की राय को साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है, जबकि चिकित्सक राय, हस्त विश्लेषण आदि जैसे मामले में संबंधित तथ्यों की परिस्थितियों को स्थापित करने में सहायता करता है। ये इसमें दिया गया है। अब देखिएगा इसमें जो लाया गया है उसमें क्या क्या चेंज गया, एविडेंस में क्या क्या लाया गया है। सेक्शन 52 में प्राइमरी एविडेंस को डिफाइन कर दिया गया। पहले प्राइमरी एविडेंस डिफाइन नहीं था। क्या दिया है, डिजिटल रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्डिंग को भी माना जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिमिनल पकड़ा गया कहीं दूर में और उसको लाने में समय लगेगा, तो वहीं से उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उसका सारा रिकॉर्डिंग ले लो और उसी से पूछ लो उसने क्या क्या क्राइम किया हुआ है, तो वो भी एक रिकॉर्ड के रूप में माना जाएगा। दूसरा है, पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में मानो। मतलब यहाँ देखिए क्या लेता है, सेक्शन 23 के मुताबिक पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कन्फेक्शन कोर्ट में मान्य नहीं होगा। कभी कभी होता है पुलिस अधिकारी के सामने दबाव में आकर के भी कुछ दे देता है, कोर्ट में एक बार फिर से आपसे गवाही ली जाएगी और वही गवाही मान्य होगी। तीसरा, महिलाओं बच्चों पर अपराध की जांच 2 महीने में। ये एक स्पेशल है, ये होना भी चाहिए था। हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम और फीमेल्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर इसको समय पर किया जाएगा तो रियली जो है कुछ न कुछ कंट्रोल होगा। 2 महीने के अंदर इसको सेक्शन को रोका गया है, ये सही है। क्या लिखा है, पहले सीआरपीसी की धारा 176 में केवल रेप के मामले में ही जाँच होती थी, अब नहीं, अब किसी भी गंभीर मामले में होगा सभी में जाँच होगी। देखिए क्या लिखता है, गंभीर मामले में फॉरेंसिक जाँच, हर गंभीर मामले जो होंगे उसमें फॉरेंसिक जांच कराना अनिवार्य होगा। और एक बात और लिखा है, किसी के घर की तलाशी करते वक्त पुलिस भी वीडियोग्राफी करेगा। यानी कि आपके घर के अगर पुलिस तलाशी ले रही है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसकी रिकॉर्डिंग करके रखेगा, यानी कुछ हेर फेर ना कर सके आपके घर के आसपास। इसके लिए पुलिस के ऊपर भी कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन, यानी क्या, रिस्ट्रिक्शन अपराध पे भी है, रिस्ट्रिक्शन पुलिस पर भी है और रिस्ट्रिक्शन हम और आप जैसे पब्लिक के ऊपर भी है। यहाँ डॉक्यूमेंट को प्रभावित किया गया, क्या परिभाषित किया गया, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यानी कि डिजिटल रिकॉर्ड को जोड़ दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अरेस्ट होने की जानकारी देने का प्रावधान। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम अपने सबसे नियरेस्ट और सबसे करीबी किसी एक आदमी को जो है हम इसका एक जानकारी देंगे कि हमको अरेस्ट किया गया है। उठा के तुरंत ले जाएगा ऐसा नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिए क्या लिखता है, सेक्शन 36 के मुताबिक किसी व्यक्ति को अरेस्ट होने के बाद अपनी इच्छा से किसी भी एक व्यक्ति को अरेस्ट की जानकारी देने का अधिकार दिया गया है। इससे अरेस्ट हुए व्यक्ति की मदद हो सकेगी, साथ ही कानूनी प्रक्रिया में तेजी आएगी। कभी कभी क्या होता था, ये बन नहीं पाता था और ये एक स्पेशल है, ये होना था। फिर देखिएगा, फ़ोन पर मिलेगी केस की जानकारी, ये भी उचित है। आपके ऊपर जो केस किया गया है उसकी जानकारी आपको मैसेज किया जाएगा, एसएमएस दिया जाएगा, मोबाइल नंबर जो भी होगा रजिस्टर्ड होगा उस पर दी जाएगी। ठीक। क्राइम अगर केरल में हुआ है और अगर आप उसका जो है एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं दिल्ली में, तो ऐसा प्रावधान अगर अभी नहीं था अब है, किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कर सकते हैं एफआईआर, ये स्पेशल था। आपके साथ कहीं पर भी क्राइम हो सकता है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ फील करेंगे जो आपका अपना इलाका है, तो आप अपने इलाके में भी आकर के जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं और एफआईआर कर सकते हैं, ये भी जरूरी था। आइए, अब आप अगर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं तो स्वाभाविक बात है आपका क्वेश्चन तो ये भी पूछा जाएगा कि इसमें क्या परिवर्तन और क्या किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बावजूद में भी बहुत सारे काम करने होंगे। सरकार को तो पुलिस रिफॉर्म भी करना होगा, पुलिस रिफॉर्म के बिना नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहला है समावेशी परामर्श। जब भी कोई कानून में परिवर्तन हो, न्यायिक सुधार हो, पुलिस सुधार हो, तो उसमें एक बार जनता से भी एडवाइस लिया जाए, हमसे और आपसे भी लिया जाए, क्योंकि ये मामला हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है। सभी तो एडवाइस नहीं देंगे, लेकिन आपके जैसे पढ़े लिखे लोग जरूर इस पर कुछ न कुछ 1-2 लाइन एडवाइस दे सकते हैं। तो समावेशी परामर्श जरूरी है, यानी कि जब पुलिस सुधार हो तो समावेशी परामर्श। दूसरा, मानवाधिकार की रक्षा होनी चाहिए। आपके ऊपर कभी कभी झूठा आरोप भी लगा दिया जाता है और कुछ लोग झूठे आरोप में मेंटली जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो झूठी गवाही देने के मामले में कानून का दुरुपयोग करने पर उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। ढेर सारे दहेज के ढेर सारे मामले ऐसे आते हैं जहाँ झूठा होता है। दूसरा, सुसंगत कानूनी ढांचा एकदम होना चाहिए, हमको भी पता चले और आपको भी पता चले कानूनी ढांचा हमारा कैसा बना हुआ है, कानून में स्थिरता होनी चाहिए। दूसरा, हम अगर पुलिस के पास जाएं, हम अगर कोर्ट में जाएं, तो हमको अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। प्रौद्योगिकी एकीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है।
चौथा है क्षमता निर्माण। यही सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ पुलिस बुनियादी ढांचा उसके प्रशिक्षण में अभी भी और भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब तक आप इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ये पूरा जो कानून है ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक, क्या लिखता है, यह लिखा हुआ है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायपालिका और कानून सेवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, भर्ती, बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा, जिससे परिणाम स्वरूप पर्याप्त संसाधन द्वारा न्याय प्रशासन अधिक कुशल और निष्पक्ष बनेगा। ये होना जरूरी है। दूसरा, जजेज के पास भी इथिक का ज्ञान होना चाहिए। अभी उड़ीसा के मामले में एक आया था जिसमें कह दिया गया कि जो अपराध का मामला था वो जैसे रेप केसेस का मामला था, क्योंकि रेप केसेस का मामला है और उसमें क्या है कि जो सज़ा था जिसके खिलाफ जिसने रेप किया था कि नहीं वो 5 वक्त का नमाजी है, इसलिए जो है उसके ऊपर सज़ा नहीं हो सकती है, उसको सुधरने का मौका दिया जाए। एक तरह से कम्प्लीटली इलॉजिकल है ये, ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे जजेज को भी थोड़ा सा इथिक का ज्ञान होना चाहिए कि जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है उसकी क्या गुजरती होगी, उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं रहती है और आप उसके खिलाफ फैसला सुना रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ अपराध की जो पुनरावृत्ति कम नहीं होगी, बढ़ेगी। ठीक है। और दूसरा, जन जागरूकता, ये भी होना जरूरी है। उत्तरदायी, शिक्षित होना जरूरी है। कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए, हमको भी होनी चाहिए, आपको। दूसरा, पुलिस और पब्लिक के बीच में एक अच्छा संपर्क होना जरूरी है। बहुत लोग पुलिस के पास जाना नहीं चाहते क्योंकि प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि हमको ही फंसा देगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, ये आपके एसएससी लेवल या रेलवे के एग्जाम में काम आता है। संसद में ये 12 दिसंबर को पेश हुआ था, संसद से पारित से 21 दिसंबर को हुआ था और राष्ट्रपति ने इसको 25 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी थी। तो संसद वाला भी याद रखिएगा और राष्ट्रपति वाला भी याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। कानून जो भी सुधार हुए, सुधार सही थे और सुधार होने भी चाहिए। ये सुधार का फर्स्ट स्टेप है और उम्मीद कीजिए कि आने वाले समय में पुलिस रिफॉर्म भी ऐसे ही होने वाला है। जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं करेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप जुडिशियल रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पुलिस रिफॉर्म करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसलिए सरकार ने जो ये चेंजिंग किया हुआ है वो चेंजिंग सकारात्मक है। इसका आने वाले समय में जरूर समाज पर कुछ अच्छा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सरकार को इसके साथ साथ पुलिस रिफॉर्म भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आईपीसी और सीआरपीसी का चेंजिंग को लेकर के। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम अलग से आपको एक वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, गुड डे, जय हिंद और जोहार।